जब मेरे पास एज ए बतौर डायरेक्टर इसका बेटन आया, तब मैंने इसके ऊपर एक अप्रोच ली कि मैं ये पिक्चर यंग लोगों के लिए बनाऊंगा। मेरा यहाँ शुरू से ये इसमें वो था कि ये सिर्फ एक मूवी ना हो, एक मूवमेंट हो। मुझे अभी 2 साल हो गए हैं, मैं सिर्फ इसी पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपना तन मन धन सब लगा दिया है। जैसे कि सावरकर जी काला पानी इतने साल रहे, वैसे 2 साल से मैं काला पानी में हूँ। संदीप जी, क्या है ये फिल्म सावरकर, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या है फिल्म? ये उनकी जीवनी पे आधारित है और 1897 से 1950 तक की कहानी है, जिसके अंदर मैंने जो भी उनके ऊपर मिस इन्फॉर्म्ड लालछना जो लोग लगाते हैं, जो उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, मुस्लिम हेटरेड थी, या गांधी हत्या का जो उन पे एक्यूजेशन लगा था, मैंने सब चीज़ों को एक बहुत निडर तरीके से हैंडल किया है और वो फिल्म में डाला है। और ये फिल्म मेरे पास बतौर एक्टर आई थी, फिर मैंने इसके लिए वेट लूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली चीज़ जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मेरे को यही लग रहा था कि मैं सावरकर जी जैसा तो दिखता नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको साइड में रख के जब उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैं स्कूल में मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक़ था, तो मैं बहुत पढ़ता था। पर जब मुझे लगा था कि मैं सावरकर जी के बारे में जानता हूँ, पर जब मैंने सोचना शुरू किया तो मैं एक्चुअली में कुछ नहीं जानता हूँ एक्सेप्ट फॉर कि वो काला पानी गए थे। तो जब मैंने उनकी बारे में पढ़ना शुरू किया, तो शुरू में जब मैंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की किताबें पढ़ी, तो उसमें जो आर्म्ड स्ट्रगल थी, जिसके बहुत लोग हिस्सा थे, वो सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख दी जाती थी और ये लोग थे, इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। तो फिर जब मैंने और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें हैं, उनके व्यक्तित्व की कितने पहलू थे और कितनी सारी चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ों से वो गुज़रे। वो सुन के फिर मेरा खून खौलने लगा कि भाई ये कहानी हमको क्यों नहीं बताई जाती, ना स्कूल में बताई जाती, ना पब्लिक में बात की जाती। उनका नाम लेते ही लोग कंट्रोवर्सियाँ बनाने लगते हैं, लालछना लगाने लगते हैं। उनके व्यक्तित्व पे, उनके देश की प्रति उनका प्रेम, उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने ठान ली कि मैं इसको करूँगा। हालांकि बहुत शुभचिंतकों ने कहा था कि आप तो कलाकार हो, एक अच्छे कलाकार हो, इससे आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ दिए जाओगे, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जोड़ दिए जाओगे। तो तब मैंने कहा था कि अगर मैं नेहरू जी पे फिल्म कर रहा होता तो क्या आप यही बात बोलते मुझे? बिल्कुल नहीं बोलते। तो फिर मैंने इसको किया। फिर कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैंने वेट लूज़ कर दिया था, तो मैंने बोला कि मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उत्कर्ष नैथनी है, मेरे को राइटर हैं, उनके साथ मैंने इसकी स्क्रीन प्ले लिखा और वो स्क्रीन प्ले बहुत ताकतवर निकल के आया, क्योंकि मेरी मैनेजर और दोस्त पंचाली चक्रवर्ती ने जब मुझसे बोला था कि भाई ये पिक्चर देखने क्यों आएंगे लोग, आजकल तो गांधी जी को भी इतना याद नहीं करते। तब जब मेरे पास एज ए बतौर डायरेक्टर इसका बेटन आया, तब मैंने इसके ऊपर एक अप्रोच ली कि मैं ये पिक्चर यंग लोगों के लिए बनाऊंगा। इसका जो मेकिंग, टेक्निक्स, कैमरा, म्यूज़िक सब यंग लोगों के लिए होगा। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैंने ठाना था कि कॉलेज में लोग जैसे शे गुवेरा की या भगत सिंह जी की टी शर्ट पहन के जाते हैं, वैसे सावरकर जी की भी पहन के जाएं। मेरा यहाँ शुरू से ये इसमें वो था कि ये सिर्फ एक मूवी ना हो, एक मूवमेंट हो, जो कि हमारे एक जो इतिहास लिखा गया था आज़ादी के बाद, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी और कुछ चंद लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत बलिदान किया, उनमें से एक सावरकर जी भी हैं। उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचें, उनकी तरफ लोगों का इंटरेस्ट बने, रुचि बने और लोग उसके बारे में अध्ययन करें। मैं तो कहता हूँ नेशनल आर्काइव्स में जाके आप देखिए किसने क्या क्या किया था, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई और फिर मुझे अभी 2 साल हो गए हैं, मैं सिर्फ इसी पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपना तन मन धन सब लगा दिया है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का कि आज ये फ़िल्म की हम रिलीज़ पे ये बातें कर रहे हैं। एक समय था जब ऐसा लगता था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी, पर जैसे कि सावरकर जी काला पानी इतने साल रहे, वैसे 2 साल से मैं काला पानी में हूँ और सावरकर जी का सच और मेरी मूवी और मेरी जान एक ही बारी में आज़ाद हो जाएगी।
इस प्रोजेक्ट से, इस स्टोरी से, इस सागा से। मेरा सवाल ये थोड़ा लंबा होगा। आपने जैसे कहा कि नेहरू जी पे फिल्म बनी है, इंदिरा जी पे फिल्म बनी है। जब भी हम कांग्रेस शासित लोगों के प्रधानमंत्रियों के ऊपर फिल्में बनती दिखता है तो हम बड़ा उसको बायोपिक और कहानी की तरह पॉजिटिवली लेते हैं, और सब उसकी चापलूसी भी हो फिल्म में तो भी हम उसको अच्छा मानते हैं। जी। क्या हमारे फिल्म मेकर में भी एक ब्रीड है कोई जो लेफ्ट विंगर राइट विंगर जो बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है? आप भी सावरकर भी जो फिल्म बना रहे हो कोई छेड़छाड़ तो कर नहीं रहे, आप तो बायोपिक जैसा सब कुछ बता रहे हो जो असलियत है, फिर इस चीज़ का विरोध क्यों होने लगा इस तरह से? ये देखिए 3 मिनट के ट्रेलर में ही इतना विरोध होने लगा है, तो फिल्म देख के तो लोगों बहुत ज़्यादा विरोध होने वाला है, क्योंकि मैंने सच्चाई बताई है। मैंने कोई साइड नहीं ली है, जो सच्चाई है वो बताई है। बिल्कुल मेरे मेन जो पात्र हैं वो सावरकर जी हैं। तो ये शुरू से जब मैंने पिक्चर करनी, जैसे मैंने पहले बोला कि जब करनी शुरू की तभी से लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया। सरदार पटेल जी पे 2 पिक्चरें बनी है, राजा रवि वर्मा पे मैंने खुद बायोपिक की है, मंगल पांडे बनी है, मैंने चार्ल्स सोबराज का रोल किया है, सरबजीत का रोल किया है, तो काफ़ी बायोपिक्स तो मैंने ही किए हैं। फिर उनका नाम आते इतना विरोध क्यों? ये बात मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि उनको फॉर पॉलिटिकल रीजंस आई फील उनको मलाइन किया गया कि उनकी कहानी बाहर निकल के ना आए। जैसे उनको माफ़ी वीर बोलते हैं, वो माफ़ी वीर नहीं थे। अगर वो माफ़ी वीर होते तो उन्हें 27 साल बंदी बना के नहीं रखा जाता, अंग्रेज उन्हें छोड़ देते। तो यहीं से वो जो एक थ्योरी जो बना रखी है लोगों ने, वो यहीं डिबंक हो जाती है। जुडिशियल सिस्टम में अगर आप कभी किसी कोर्ट के साथ पाला पड़ा हो, भगवान करे आपका ना पड़े, पर अगर पाला पड़ा हो तो कोर्ट को ऑनरेबल कोर्ट, योर्स ओबीडियंटली, योर हम्बल सर्वेंट, योर सिंसियरली, ये सब एक लैंग्वेज होती है जो कोर्ट में लिखी जाती है। और सावरकर जी बेल याचिका जिसको बोलते हैं वो लिखते थे, वो खुद लॉयर थे, तो उन्होंने वो खुद लिखी। वो हक होता है किसी का भी, हक होता है। और भैया आप 27 साल की उम्र के हो, एक आज के दिनों में तो वो लड़के ही हो गए, राइट? उस तरफ तो आदमी हो जाते थे उस ज़माने में। और आपको 50 साल अगर जेल में 11/7 की जेल में डाल दिया जाए और आप वहाँ पे जाके क्या आप रिजॉर्ट की तरह रहने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप उससे लड़ेंगे। तो सावरकर जी का ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के हमारा कर्तव्य है कि यहाँ से बाहर निकलें और वापस स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ें, वहाँ पे सांस्कृतिक, सामाजिक, पॉलिटिकल हर तरह के काम में योगदान दें ताकि हम नया भारत बना सकें। तो ये उनकी सोच थी उसके ऊपर। और सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही नहीं, बहुत लोगों के लिए लिखा था। सभी को छोड़ दिया गया था। सिर्फ सावरकर ब्रदर्स, जो बाबा राव सावरकर इनके बड़े भाई थे, जो भी काला पानी में रहे थे, वो इनसे भी बड़े अनसंग हीरो हैं। उनके ऊपर एक सेपरेटली पिक्चर बनाई जा सकती है। इनफैक्ट मैं कई बार अपने फ्रेम में देखता था और बहुत सारे लोग थे जिनको कईयों का तो मैं नाम भी नहीं दे पाया हूँ मूवी के अंदर, पर उनके सबको मैंने देख के कास्टिंग की थी। उन सब के ऊपर एक बायोपिक बन सकती है। श्याम जी वर्मा के ऊपर बन सकती है, मैडम कामा के ऊपर बन सकती है, लाला हरदयाल के ऊपर बन सकती है, भाई परमानंद के ऊपर बन सकती है। बहुत से ऐसे लोग थे, खुदीराम बोस, अनंत कन्हरे जिन्हें कोई नहीं जानता, मदन लाल धींगड़ा, भगत सिंह पे तो बन भी चुकी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी पे बन चुकी हैं। तो ऐसी कई शख्सियत थी जो कि कांग्रेस से जुड़ी नहीं थी। कांग्रेस एक क्या हुआ था कि 1857 में पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था, क्योंकि जब वो उसको सिपाही म्यूटनी जिसको बोलते हैं, वो उसके बाद 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने फिर से बंदूक उठाई और अंग्रेज़ों को मारना लूटना शुरू कर दिया। उनको भी मुखबरी में वो पकड़े गए और उनको भी मेनलैंड पे नहीं रखा, यमन भेज दिया। उनको फांसी नहीं लगाई, नहीं तो वो मार्टर बन जाते। उसके बाद उनको यमन में 3 साल के बाद चुपके से फांसी दे दी। फिर वो बढ़ता रहा, फिर
तिलक जी पॉलिटिक्स में आए, रंगारी करके एक पूना के थे जो भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे, उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया जो कि विसर्जन जो कि तिलक जी पूरे देश में लेके गए, जिसमें वो पहले भगवान के नाम लेते थे और फिर बीच में क्रांति का मैसेज देते थे। तो वो सब चीज़ें हुई। फिर 1897 में चाफेकर बंधु ने बंदूक उठाई, WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट को उन्होंने मारा क्योंकि उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तो वहाँ से प्रेरित हुए थे विनायक सावरकर, और उन्होंने 1907 के करीब एक किताब लिखी थी कि जिसको सिपॉय म्यूटिनी से पूरा 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, वो किताब बहुत वायरल हुई, जैसे आज की भाषा में बोलेंगे बहुत वायरल हुई। और पहले उन्होंने उसको लिखा था एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी के नाम से लिखा था। वो पहली बुक थी जो छपने से पहले बैन हो गई थी, फिर वो कोपनहेगन में जाके छपी थी। उन्होंने गुरमुखी सीखी और हिस्ट्री ऑफ सिक्स लिखी। वो हमेशा अपने पास कृपान रखते थे। तो वो बहुत ही अलग सोच के प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल राइटर भी थे, कवि भी थे, एक इंडिपेंडेंट सोच के एक आइडियोलॉग भी थे। तो वो 1900 का जो पहला दशक था उसके अंदर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बन गई थी। सावरकर जी ने मित्र मेला शुरू किया, फिर अभिनव भारत बनाई जो कि जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, वो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते थे। फिर पंजाब, बंगाल और मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी और बॉम्बे प्रोविंस के सारे आपस में बातचीत शुरू हो गई थी। यूरोप में क्रांतिकारियों का एक सीक्रेट सोसाइटी बन गई थी। भारत बंदूकें भेजी गई थी। लेनिन जी से मिलके उनसे बॉम्ब मैनुअल्स ली गई थी पेरिस में। फिर चिट्ठियां लिखी गई थी फौजियों को और रजवाड़ों को कि हमारे साथ जुड़िए, बगावत के लिए तैयार रहिए। तो एक पूरा मुहिम बन गया था, एक पूरा जुट बन गया था। और पर उनका साथ कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलनी चाहिए, जो कि आज वाली जो कांग्रेस है वो सेम नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लिएजॉन बॉडी थी जो कि 1885 में बनाई थी। A.O. ह्यूम नाम के एक आदमी थे। वो एक लिएजॉन बॉडी थी विच बिटवीन द ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द इम्पीरियलिस्ट ब्रिटिश। तो उसका यही था कि जो वसुदेव फड़के जैसे जो वायलेंस की तरफ जा रहे थे उनको रोक के बातचीत से हल निकाला जाए। तो जब मदन लाल धिंगड़ा ने लॉर्ड कर्जन वाइली को मारा, जो कि सीक्रेट सर्विस के लंदन के हेड थे, जो कि पहली राजनीतिक हत्या थी ब्रिटिश सॉइल पे, उसके बाद किसी ने उनकी सपोर्ट नहीं की। गांधी जी ने उन्हें कायर बोला हिंसा अपनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर सावरकर जी को काला पानी भेज दिया गया, और उसके बाद काला पानी में जो उनके साथ हुआ, वहीं पे जाके उनको पठान वार्डर्स ने बहुत दुखी किया। वो एक रोटी पे एक कोल्हू की मेहनत से माफ़ करने के लिए लोगों को आयत पढ़ा के उनको वो ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब उनको करके उनको रोटी दे देते थे और धर्म चेंज कर देते थे। ये सावरकर जी ने देखा वहाँ पे। यहाँ से सावरकर जी की थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज होने लगी हिंदू मुस्लिम को लेके। और उसके बाद जब 1920 में कैलिफेट मूवमेंट हुआ, जो कि ऑटोमान एम्पायर के कैलिफ को टर्की में उनकी पावर कम कर दी थी जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश से हार गए थे, तो कहीं के भी मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसका विरोध नहीं किया। राय बरेली के दो थे, अली ब्रदर्स थे, जिन्होंने कैलिफेट मूवमेंट शुरू की। और गांधी जी क्योंकि मुस्लिम लीडर्स काफ़ी मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को डेमोक्रेसी चाहिए थी और वो अल्पसंख्यक थे, तो वो सोच रहे थे कि डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। अंग्रेज़ जब गए थे तो सल्तनत थी, जब जाएंगे तो सल्तनत होगी। तो ऐसे लोग भी थे, तो उनको कांग्रेस में मिलाने के लिए गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के प्रेसिडेंट बन गए। वहाँ से एक सिलसिला देश मेरे ख्याल से वहीं बट गया था, और सावरकर जी उस वक्त काला पानी में थे। वहाँ से एक मूवमेंट शुरू हुई जहाँ पे धर्म के नाम पे अलग इलेक्टोरेट देने लगे, परसेंटेज से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट में सीट देने लगे। ये सब चीज़ें जब होने लगीं तब सावरकर जी ने बहुत वो हुआ, और एक पैन इस्लामिक
इन्वेजन का डर हो रहा था उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और सावरकर जी ने जेल में पठान वॉर्डर्स को कैसे वो लोगों को हैंडल करते थे देखा था। तो उन्होंने ये कहा, इनको ये लगा कि अंग्रेज़ी फ़ौज में ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम सिपाही हैं, तो अगर जिहाद के नाम पे हमला होगा तो वो धर्म के नाम पे लड़ेंगे या देश के नाम पे। इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व का आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो कि बहुत ही यूनिफाइंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। उनका ये था कि सिंधु नदी से सागर तक इस विशाल भारत देश में जो भी रहता है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज का क्यों ना हो। तो ये बात बहुत आगे की बात हो गई थी, क्योंकि उस वक्त देश की आइडेंटिटी नहीं थी, देश अलग अलग राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो ये लोगों को बहुत समय लगा समझने में, और फिर उन्होंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि बोलते ठीक है, अगर आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हिंदू कौन है। तो उनकी जियोपॉलिटिकल डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो इस भारत देश को, इस ज्योग्राफी को अपनी पूर्वजों की ज़मीन माने, पितृभू या मातृभू माने, अपने त्योहारों को, खान पान को, वेशभूषा को अपना माने, वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म या जात या समुदाय का क्यों ना हो। पर चूंकि अभी आप आज के प्रिज्म में अगर देखोगे तो वो प्रिज्म फिर गलत है। हिस्ट्री को उस टाइम के सर्कमस्टांसेस से देखना चाहिए। उस टाइम के जो पैन इस्लामिक इन्वेजन की जो एक थ्रेट बन गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसमें एक लास्ट क्लॉज ऐड किया, जिससे सब लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। वो है कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। पुण्य भूमि का मतलब सिर्फ फेथ नहीं होता, आपकी कर्म भूमि भी होती है। तो उनकी कर्म भूमि होगी। उनका बस ये कहना था कि देश धर्म से ऊपर होना चाहिए। ये उन्होंने यूनिफाइंग एक वो बनाई थी, ये देखते हुए कि खिलाफत के बाद देश बंटने लग गया था। तो उन्होंने उसको यूनिफाई करने के लिए ये बनाया था कि अगर पता कैसे चलेगा। तो बोलता है आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में शेक्सपियर की किताब ले जाओ और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब ले जाओ, हर प्रांत में लोग कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है। क्यों? ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे आपकी आस्था है, यहाँ के मस्जिद में या दरगाह में आपकी आस्था है, तो आप भी हिंदू हैं। बुद्धिस्ट भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं। सिख तो बोलते थे सबसे बड़े हिंदू हैं, क्योंकि एक ढाल भर के हिंद को बचाते आए हैं। तो उनकी ये थी, उनकी ये हिंदुत्व की उन्होंने फिलॉसफी दी उस वक़्त जब वो मेनलैंड में वापस आ गए थे काला पानी से। और फिर उन्हें और 13-14 साल उनको हाउस अरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट में रखा गया रत्नागिरी में। तो जब लोग बोलते हैं कि भाई ये ब्रिटिश टूज थे, इन्होंने माफ़ी मांगी, उनके लिए काम कर रहे थे, तो भाई मेरा एक सिंपल सवाल है, तो 27 साल उनको कैप्टिविटी में क्यों रखा?